आज हम बात कर रहे हैं एंटीबायोटिक्स के बारे में और फ्यूचर में आने वाले एंटीबायोटिक्स के ऊपर प्रॉब्लम्स के बारे में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि एंटीबायोटिक्स क्या है और कहाँ से इसकी शुरुआत हुई। बहुत सारे डिजीज़ हैं जो बैक्टीरियाज की वजह से होते हैं, जैसे कि कॉलेरा, टीबी, टाइफॉइड, न्यूमोनिया एक्सेट्रा। ये सारे डिजीज़ बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। 1940 से पहले इन डिजीज़ों का यानी कि बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज़ का ट्रीटमेंट बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि तब कोई एंटीबायोटिक अवेलेबल नहीं था। लेकिन 1940s में साइंटिस्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कुछ बैक्टीरियाज के ऊपर काम कर रहे थे। उनके पेट्री डिश में कुछ बैक्टीरिया का कॉलोनी यानी कि कल्चर था। कुछ दिन के लिए वो बाहर गए थे। एक हफ्ते के बाद जब वो वापस आए तब उन्होंने देखा कि उनके पेट्री डिश में कुछ फंगस हुआ है। जब उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो तब उन्होंने ध्यान दिया कि जो फंगस है उसके आसपास कोई भी बैक्टीरिया मौजूद नहीं है, यानी कि फंगस के आसपास सारे बैक्टीरियाज मर चुके हैं। वो फंगस था पेनिसिलिन। और ऐसे ही अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया कि ये पेनिसिलिन फंगस बैक्टीरियाज को मार सकता है। ऐसे ही डिस्कवरी हुई एंटीबायोटिक्स की और यहीं से शुरुआत हुई एंटीबायोटिक्स की। इसके बाद ह्यूमन ने और भी बहुत सारे एंटीबायोटिक्स डेवलप किए हैं जिससे हम डिफरेंट बैक्टीरियाज को मार सकते हैं। लेकिन ये एंटीबायोटिक्स है क्या? ये बैक्टीरियाज को मारता कैसे है? तो चलिए एक बार देख लेते हैं। अगर हम किसी भी बैक्टीरिया को थोड़ा सा जूम करते हैं और देखते हैं तो ये एक बैक्टीरिया है। ये इसका सेल वॉल है और इसके अंदर है जेनेटिक मटेरियल। इसके अंदर अपना राइबोसोम होता है जिससे ये बैक्टीरियल प्रोटीन्स प्रोड्यूस करता है। अभी ये जो एंटीबायोटिक है ये एक केमिकल कंपाउंड है। ये बैक्टीरिया को डिफरेंट तरीक़ों से मार सकता है। एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल को डैमेज कर सकता है या फिर ये इसके यानी कि बैक्टीरिया के सेल वॉल को डैमेज कर सकता है। बैक्टीरिया का सेल वॉल बहुत सारे केमिकल बॉन्डिंग से बने होते हैं। ये एंटीबायोटिक यानी कि केमिकल जो होता है वो जाकर उन बॉन्डिंग्स को तोड़ देता है। ऐसे ही वो बैक्टीरिया सेल वॉल को ब्रेक कर सकता है। या फिर एंटीबायोटिक जाकर राइबोसोम में यानी कि बैक्टीरिया के राइबोसोम में अटैच हो सकता है और इसके बैक्टीरियल प्रोटीन प्रोडक्शन में हिंडर कर सकता है, यानी कि प्रोटीन प्रोडक्शन रोक सकता है। ऐसे बहुत सारे तरीक़ों से एंटीबायोटिक एक बैक्टीरिया को मार सकता है। इसलिए एंटीबायोटिक हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। लेकिन एंटीबायोटिक डिस्कवर होने के बाद ह्यूमन ने यानी कि हमने एंटीबायोटिक का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया है। मिसयूज़ का मतलब क्या हो सकता है? एक हो सकता है कि जो डोज़ हमें डॉक्टर देते हैं एंटीबायोटिक्स का, हम वो डोज़ पूरा कंप्लीट नहीं करते हैं। या फिर कभी कभी हम डॉक्टर के पास ना जाकर खुद ही एंटीबायोटिक खरीद के खा लेते हैं। इसकी वजह से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसकी वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो ये है कि जितना एंटीबायोटिक हमें बैक्टीरिया को मारने के लिए चाहिए, हमें उससे कम एंटीबायोटिक हमारी बॉडी में आता है जब हम डॉक्टर की सलाह के अनुसार एंटीबायोटिक नहीं लेते हैं या फिर डॉक्टर की सलाह के बगैर ही ले लेते हैं। इसीलिए हमारे बॉडी में आता है इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ एंटीबायोटिक। ये इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ एंटीबायोटिक बहुत ही डेंजरस है। इनएडिक्वेट का मतलब होता है जो काफ़ी एंटीबायोटिक नहीं है। अब ये इनएडिक्वेट एंटीबायोटिक डेंजरस क्यों है? क्योंकि ये इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ एंटीबायोटिक म्यूटाजेन की तरह काम कर सकता है बैक्टीरियाज के लिए। अब ये म्यूटाजेन क्या है? म्यूटाजेन उसी कंपाउंड को कहा जाता है जो म्यूटेशन फॉर्म कर सकता है। म्यूटेशन का मतलब है जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस। तो चलिए देखते हैं इस बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल को जूम करके। ये बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है। हमने एंटीबायोटिक ली है, लेकिन वो एंटीबायोटिक काफ़ी नहीं है इस बैक्टीरिया को मारने के लिए। तो थोड़ा सा एंटीबायोटिक जाकर जेनेटिक मटेरियल में थोड़ा सा डैमेज करता है, लेकिन उसके बाद और एंटीबायोटिक नहीं है उसे पूरा डैमेज करने के लिए। तब इस बैक्टीरिया को टाइम यानी कि चांस मिल जाता है उस डैमेज को रिपेयर करने के लिए। और जब ये जेनेटिक मटेरियल का डैमेज रिपेयर होता है तब
हो सकता है कि उस पोर्शन में, जेनेटिक मटेरियल के उस पोर्शन में जो कॉम्पोजिशन था उसका कॉम्पोजिशन चेंज हो जाता है। जैसे कि जो यहाँ पे जो मैंने ड्रॉ किया है, जो ब्लैक जेनेटिक मटेरियल था उसका जब रिपेयरिंग हुआ तब वो पोर्शन रेड हो गया, यानी कि उसका कंपोजिशन चेंज हो गया। और इस चेंज कंपोजिशन की वजह से, यानी कि डीएनए में या फिर आरएनए में अगर कोई कंपोजिशन चेंज हो जाता है तो उसका कोडिंग भी चेंज हो जाता है। जो डीएनए होता है उसमें उसके अनुसार आरएनए बनता है और आरएनए के कोडिंग के अनुसार बनता है प्रोटीन। और प्रोटीन ही फंक्शनल यूनिट है, यानी कि प्रोटीन से ही बाकी सारे हिस्से बनते हैं और बैक्टीरिया के प्रॉपर्टीज़ निर्भर करते हैं। तो अगर डीएनए यानी कि जेनेटिक मटेरियल ही चेंज हो जाए तो प्रोटीन भी चेंज हो जाता है। अब ये एक म्यूटेंट बैक्टीरिया है। अब अगर इसको एंटीबायोटिक से हम मारना चाहें तो वो एंटीबायोटिक जाकर अब उस डीएनए में या फिर जेनेटिक मटेरियल में डैमेज नहीं कर सकता, क्योंकि उसका जो कंपोजिशन है यानी कि बॉन्डिंग है या फिर कोडिंग है वो चेंज हो चुका है। और ये जो एंटीबायोटिक या फिर केमिकल कंपाउंड होता है ये सिर्फ एक स्पेसिफिक बॉन्ड को तोड़ने के लिए डिज़ाइंड होता है। जैसे कि अगर ये एंटीबायोटिक इस ब्लैक और ग्रीन बॉल के बीच में जो बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए बना है, तो ये ब्लैक और रेड बॉल के बीच में जो बॉन्डिंग होगा उसे नहीं तोड़ पाएगा। यानी कि बॉन्डिंग जब चेंज हो जाता है तब एंटीबायोटिक उस पोर्शन को और डैमेज नहीं कर सकता है। और क्या हो सकता है, ये जो म्यूटेंट बैक्टीरिया है ये कुछ ऐसे प्रोटीन बना सकते हैं या ऐसे प्रोटीन कोड कर सकते हैं जो इनएक्टिवेटिंग एंजाइम है। ये क्या करता है, एंटीबायोटिक को इनएक्टिवेट कर देता है। या फिर यही म्यूटेंट डीएनए ऐसे कुछ प्रोटीन्स को कोड कर सकता है जो राइबोसोम को प्रोटेक्ट करे, यानी कि ये राइबोसोमल प्रोटीन प्रोटेक्शन का काम करता है। ये राइबोसोम के ऊपर एंटीबायोटिक को अटैच नहीं होने देता है। या फिर ये कुछ ऐसे ड्रग इफ्लक्स पम्प को एक्टिवेट कर सकता है जिससे एंटीबायोटिक बैक्टीरिया में घुसने के बाद उस चैनल से बाहर चला जाए। या फिर ये कुछ ऐसे प्रोटीन को बना सकता है जो इसके सेल वॉल को, यानी कि बैक्टीरिया के सेल वॉल को प्रोटेक्ट करेगा, यानी कि जो एंटीबायोटिक है वो उस सेल वॉल को और तोड़ नहीं पाएगा। तो ऐसे बहुत तरीक़ों से ये म्यूटेंट बैक्टीरिया बन जाता है एंटीबायोटिक के प्रतिरोधी, यानी कि एंटीबायोटिक से अब ये बैक्टीरिया नहीं मरेगा, ये बन चुका है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। अब ये क्यों हुआ, इतना कुछ जो हो रहा है ये बहुत फास्ट होने की वजह है कि हम एंटीबायोटिक का मिसयूज़ कर रहे हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा मिसयूज़ करते हैं तो ये प्रोसेस बहुत फास्ट होता है और एक एक करके एंटीबायोटिक हम खो देते हैं। जैसे कि देखिए, अगर हम ये डोज जो एंटीबायोटिक का डोज है वो हम कंप्लीट नहीं करते हैं तो सपोज़ डॉक्टर ने हमें 5 एंटीबायोटिक की दवा दी है जिसमें से हमने 3 खाई है और कुछ बैक्टीरियाज मरे हैं और कुछ बैक्टीरियाज रह गए हैं क्योंकि हमने दवाई कंप्लीट नहीं की है। तो जो बैक्टीरियाज रह गए हैं वो थोड़े से, यानी कि इनएडिक्वेट एंटीबायोटिक को यूज़ करके अपने आप को म्यूटेट कर लेता है। अब ये बैक्टीरियाज बन गए हैं म्यूटेंट बैक्टीरियाज। अब अगर हम इस म्यूटेंट बैक्टीरिया के ऊपर एंटीबायोटिक दवा देंगे तो ये म्यूटेंट बैक्टीरियाज नहीं मरेंगे, यानी कि नेक्स्ट टाइम जब आप उस दवा से अपनी डिजीज़ को ठीक करना चाहेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। और सेल्फ मेडिकेशन में, यानी कि जब हम खुद ही दवा ले लेते हैं तब क्या होता है, समझिए आपको फीवर हुआ है, आपको शायद एलर्जी की वजह से फीवर हुआ है, वो किसी बैक्टीरिया की वजह से नहीं हुआ है पर आपको पता नहीं है। आपको लगा कि फ़ीवर हुआ है तो कुछ बैक्टीरिया की वजह से हुआ होगा, एंटीबायोटिक से ठीक हो जाएगा, तो आपने एंटीबायोटिक ले ली, लेकिन एक्चुअली आपको बैक्टीरियल डिजीज़ हुआ ही नहीं था। तो आपकी बॉडी में जो बैक्टीरियाज थे वो इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ एंटीबायोटिक को यूज़ करके खुद को म्यूटेट कर सकते हैं। म्यूटेट करके ये अब म्यूटेंट बैक्टीरिया बन सकते हैं और बाद में जब यही बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करके आपकी बॉडी में डिजीज़ क्रिएट करेगा तब उस एंटीबायोटिक से कोई काम नहीं होगा क्योंकि वो म्यूटेंट हो चुका है। तो इस दोनों मिसयूज़ की वजह से हमें जो मिल रहा है वो है ये म्यूटेंट बैक्टीरिया, यानी कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया। अब इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, चलिए देखते हैं। अगर ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया
खुद मल्टीप्लाई करके हमारी बॉडी में कोई डिज़ीज़ क्रिएट करता है, तो उस डिज़ीज़ को हम आसानी से एंटीबायोटिक के साथ ठीक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो एक म्यूटेंट बैक्टीरिया है और वो रेजिस्टेंट है एंटीबायोटिक के। या फिर यही एक म्यूटेंट बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरियाज को अपना जीन, जो म्यूटेंट जीन है, उसे ट्रांसफ़र कर सकता है। या तो वो खुद के ही स्पीसीज़ को ट्रांसफ़र कर सकता है, या फिर अपने काइंड के दूसरे बैक्टीरियाज को भी ट्रांसफ़र कर सकता है। यानी कि ये म्यूटेंट बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरियाज को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बना सकता है। या फिर ये जो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है, समझिए इस ह्यूमन को ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हुआ है। अब ये जब खांस रहा है तो इसके मुंह से जो बैक्टीरिया बाहर आ रहे हैं वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है। अब अगर ये दूसरे इंसान के अंदर ये बैक्टीरिया चला जाता है तो उस इंसान को जो टीबी होगा वो भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट टीबी होगा। यानी कि उस इंसान के, यानी कि नए इंसान के टीबी को भी हम ड्रग यानी कि एंटीबायोटिक के साथ आसानी से ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसको भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट टीबी हुआ होगा। यहाँ पर मैंने सिर्फ एंटीबायोटिक के 2 मिसयूज़ के बारे में बात की है, लेकिन एंटीबायोटिक के दूसरे मिसयूज़ भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम पोल्ट्री फार्म में पोल्ट्री एनिमल्स को एंटीबायोटिक खिलाते हैं या फिर एंटीबायोटिक किसी भी वाटर बॉडी में फेंक देते हैं, तो उससे भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया डेवलप होने के चांसेस रह जाते हैं। तो ज़रूर आप समझ सकते होंगे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट का प्रॉब्लम कितना बड़ा है, और इसके आगे से आप ज़रूर ध्यान रखेंगे एंटीबायोटिक के मिसयूज़ करने से पहले। थैंक यू।